हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 साइबर एथिक्स के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को। यस स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बता दूं मैं कि हमने पूरा सिलेबस इस क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन का कंप्लीट कर लिया है। पूरा सिलेबस मतलब सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वन शॉट रिविजन्स, इवन हमने प्रैक्टिकल के साथ सभी चीज़ कंप्लीट की है। जो भी स्टूडेंट पहली बार आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जानी है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से आपको कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। कितनी भी बार आप सारी वीडियोस को किसी भी सब्जेक्ट की देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, रिवीजन जैसा कि आपने हो सकता है चैप्टर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देखे होंगे साइबर एथिक्स वाले चैप्टर के, फिर भी हो सकता है आपको कुछ डाउट होगा। तो आज की इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। और मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो चैप्टर है आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, राइट? चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस रिवीजन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। ओके, स्टार्ट से लेकर एंड तक। अब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, साइबर एथिक्स। सो स्टार्टिंग के जो हमने चैप्टर 1 और 2 पढ़ा था, उसमें हमने इंटरनेट क्या होता है, इसकी क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, वो डिस्कस किया था, राइट? उसके बाद हमने इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था, लाइक ईमेल करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, ई-गवर्नेंस, ओके, और आपका सोशल मीडिया वेबसाइट्स होता है। सो डिफरेंट तरीके से हम इंटरनेट का यूज़ करें, इंटरनेट पर बेस्ड जो वेब सर्विसेज है उनका यूज़ करते हैं। आपको शॉपिंग करना होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है, इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, आपको कुछ ऑफिशियल वर्क करना है, आपको मूवी देखना है, आपको गेम प्ले करना है, वॉट एवर वर्क, जो आपका वर्क है वो आप अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट के थ्रू, जो वेबसाइट्स हैं, वेब सर्विसेज हैं, उनके थ्रू करते हो, राइट? लेकिन वहीं कुछ एथिक्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि इंटरनेट पे जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ हम आजकल डिपेंड कर रहे हैं, राइट, उतने ही ज़्यादा हैकर्स या कुछ ऐसे डर बने होते हैं जिनकी वजह से आपका इंफॉर्मेशन स्टील होने के चांसेस होते हैं। कुछ हैकर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ताकि आप इंटरनेट पर बेस्ड जितनी भी सर्विसेज है उन्हें ईजिली यूज़ कर सको, ठीक है? सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही सारी चीज़ पढ़ी थी, है ना? अब क्या एथिक्स है, क्या एथिकल इश्यूज हैं, वो सब हमने यहाँ पर देखे थे। सो इंटरनेट पर बेस्ड जो भी एथिक्स आपको फॉलो करने चाहिए जब आप वेब सर्विसेज को यूज कर रहे हो, सो वही सारी चीज हमने इस चैप्टर में देखी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, साइबर एथिक्स है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, राइट? जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस चैप्टर में समझाया था। क्लियर? अब पहले यदि आपने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आज का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। डन? नहीं देखे हैं तो आप एक बार वीडियो लेक्चर्स देख लेना, और नहीं भी है, समय है आपके पास, तो आप इस वन शॉट से काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड एट अ टाइम विच इज ऑफन कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज, वेयर इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस, हम जिस एज में हैं वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन एज है, राइट? मतलब कि पहले यदि हम बात करें तो पहले टेलीफोन हुआ करते थे, उसके पहले पोस्ट लेटर हुआ करते थे, राइट? इंफॉर्मेशन या मैसेज कन्वे करने के लिए। पोस्ट लेटर के बाद टेलीफोन्स आए, फिर मोबाइल फोन्स आए। मोबाइल फोन्स में भी आप आज देख सकते हो कि एक कीपैड मोबाइल फोन हुआ करता था, और आज आप स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन्स का यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप ना सिर्फ बात कर सकते हो, टेक्सचुअल मैसेज कर सकते हो, बल्कि आप मल्टीमीडिया मैसेजेस कर सकते हो। आप इवन यहाँ पर इंटरनेट को अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस कर पा रहे हो, राइट? तो आप हर जगह से किसी भी तरीके की, वर्ल्ड के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर पा रहे हो घर बैठे। ओके, सो द इंटरनेट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड एंड पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू हैविंग एक्सेस टू व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे वांट
anytime, anywhere and from a wider and wider range of computing devices. So यहाँ पे आप किसी भी समय कहीं की भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, राइट, जिसके लिए आपको कंप्यूटिंग डिवाइसेस की और इंटरनेट की जरूरत होती है. सो ऑल दिस हैज मेड अवेलेबल टू अस एन abundance of information, right, but with it comes responsibility of using this information and technologies ethically. So देखो हम जिस तरीके से इस भरपूर प्रचुर मात्रा में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंटरनेट पर, है ना, हम बोल सकते हैं कि भरमार है इंटरनेट पर सारी चीज़ों की. जो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलती आपको इंटरनेट पर मिल जाती है, गूगल पर मिल जाती है जब आप सर्च करते हो, है ना. सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप वेब सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, तो उन्हें इथिकली आपको यूज़ करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हर चीज़ लिमिटेड होती है. देखो लिमिटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो वेब सर्विसेज आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ थ्रेट होते हैं, राइट. तो आपको बहुत केयरफुली हर चीज़ को एक्सेस करना होता है ना. कुछ एथिक्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है. सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंटरनेट पे, वो है ई कॉमर्स फील्ड. ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. अब ये वेब सर्विस भी हमने देखी थी, बहुत डिटेल में समझा था चैप्टर नंबर 2 में, जब हमने ई कॉमर्स वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में डिस्कस किया था, राइट. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो मतलब आप कुछ बाय करते हो, कुछ सेल करते हो, राइट, कुछ भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विसेज, क्लियर. तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. आपका ऑनलाइन यदि आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है. आपका पिन होता है, यूज़र आईडी होता है, पासवर्ड होता है, यदि आप नेट बैंकिंग कर रहे हो या आप पेटीएम, जीपे वगैरह का यूज़ कर रहे हो, है ना. सो यहाँ पे ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. सबसे पहली चीज़ तो आपको एक सही वेबसाइट का यूज़ करना है, जो कि हम बोल सकते हैं कि सही वेबसाइट हो, कोई वायरस या मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू नहीं डिज़ाइन की गई हो, राइट, हैकर्स के थ्रू डिज़ाइन नहीं की गई हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर ले. तो सबसे पहले आपको सही वेबसाइट का यूज़ करना है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप प्रॉपर वे में शॉपिंग कर सकते हो. जैसे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की बात कर लेते हैं, राइट. देन उसके बाद जब आप पेमेंट करते हो तब आपको और ज़्यादा केयरफुल होना है, राइट. सो कुछ ये चीज़ें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स का यूज़ किया जा रहा है. और आज आप मान के चलो कि आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मार्केट जाके ट्रैवल करना, विजिट करना, शॉप टू शॉप पसंद करता है. आजकल हम सब ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रहे हैं. तो आपको कुछ भी यदि चाहिए होता है तो आप मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, अमेजॉन इसका ही यूज़ करते हो, इन वेबसाइट्स का यूज़ करते हो, आपके डोर स्टेप तक सामान आ जाता है, ठीक है. तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है. सो ई कॉमर्स रिफर्स टू एन ऑकरेंस ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिकली. आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली कहीं ना कहीं ई कॉमर्स एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो. सो वी कैन से दैट ई कॉमर्स इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स like internet and making payments of transferring funds over electronic networks like internet. So while buying or selling goods or services over the internet, each stakeholder must stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated or fooled in any form. ठीक है, कि कोई भी आपको इंटरनेट पर जब आप वेब सर्विसेज का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई फूल या कोई चीट ना करे. इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है. सो दिस एथिक्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स आर. ई कॉमर्स से रिलेटेड जो एथिक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो पहला एथिक है प्राइवेसी, सेकंड फ्रॉड एंड थर्ड है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. कि आप जो भी डेटा एक्सेस कर रहे हो, है ना, सबसे पहले तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे. दूसरी चीज़, किसी भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी का आप पार्ट ना बन जाओ. और तीसरा, जो डेटा आप ट्रांसमिट हो रहा है, आपके सिस्टम से जो भी डेटा जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका कोई पेमेंट डिटेल्स वगैरह है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह है, वो भी डेटा सही तरीके से सही वेबसाइट तक पहुंचे, सिक्योरली पहुंचे, ठीक है, कोई बीच में उसे एक्सेस ना करे और उसका मिसयूज ना करे, है ना. सो ये 3 एथिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना चाहिए जब आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो. सो अब इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं. अभी तक तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन समझा इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है. सो होप यू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना. सो प्राइवेसी का मतलब क्या, सबसे पहले बिल्ड ट्रस्ट. इट मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन व्हाइल कैरिंग आउट सम ऑनलाइन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन. In e-commerce especially, it is related to a company's policies on the use of users' data. समझ में आया. Ethically, both buyer and seller must provide the correct information to each other pertaining to the transaction that is taking place. आज आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, मिंत्रा, इन सारी वेबसाइट्स के साथ में बहुत ट्रस्टफुली काम कर सकते हो, है ना. कोई भी ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हो, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं, ठीक है. आपको पता है ये फेमस वेबसाइट्स हैं और इनसे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं
और सबसे मेन इन कंपनीज की जो टर्म्स कंडीशन है वो आपको अच्छे से क्लियर है ना। सो वही चीज़ है, यदि आपको ट्रस्ट है किसी चीज़ पर, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको प्रोटेक्शन करेगी, वो चीज़ें आपको सही तरीके से प्रोवाइड होगी। सो प्राइवेसी मीन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन व्हाइल कैरिंग आउट सम ऑनलाइन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन। जब भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड वे में रहे, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, ठीक है। उसके लिए आपको सामने वाले पे ट्रस्ट करना होता है, राइट। तो इसी को बेसिकली हम प्राइवेसी कहते हैं। समझ में आया कि आपकी कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना हो, है ना, या वो हम बोल सकते हैं कि कहीं और यूज ना की जाए, राइट, सेम वे में। नाउ हाउ टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी, ठीक है। अब यूजर की प्राइवेसी कैसे सेफ रह सकती है, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो 2 पॉइंट है ना, ध्यान से समझ लेना। टू रेस्पेक्ट द प्राइवेसी द मर्चेंट और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट अबाउट हाउ द यूजर डेटा विल बी यूज्ड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस of insight and implement technical safeguards for the safety of data provided by the user। देखो यहाँ पर हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं मर्चेंट के साइड से, मतलब मर्चेंट और जो सेलर है, जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, जो मर्चेंडाइज है, उनको ये बताना चाहिए, उनकी टर्म्स कंडीशन में स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि यूज़र उन पर ट्रस्ट बना सके, ठीक है। यूज़र उन पर ट्रस्ट कर सके कि हाँ भाई ये जो वेबसाइट है ये क्या है, सही है, फेक नहीं है, यहाँ पे जो आप ट्रांजेक्शन करोगे वो सिक्योर रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। सो द यूज़र मस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेलर और मर्चेंट site before providing any sensitive information and make sure that the site is a safe site by checking HTTPS protocol and padlock sign। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये साइट आपकी क्या है, सही है, सिक्योर है। सो यहाँ पर यूज़र को क्या करना होगा, किसी भी वेबसाइट के पहले आपको क्या मिलेगा, एक HTTPS प्रोटोकॉल दिखेगा, फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा, www.website का नाम दिखेगा, और इसके भी पहले आपको यहाँ पर जो साइन दिखेगा ना, एक ताले जैसा साइन होता है पैडलॉक का, वो साइन लॉक्ड रहेगा, मतलब कि आप जिस साइट का यूज़ कर रहे हो वो कैसी वेबसाइट है, वो आपकी सही और सिक्योर वेबसाइट है। सो इससे आपको पता चल जाएगा, राइट। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट का यदि आप यूज़ करते हो तो उसके पहले HTTPS प्रोटोकॉल को देखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर, ठीक है, और उसके आगे जो लॉक का साइन है वो पूरा लॉक्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप सेफ और सिक्योर वेबसाइट के साथ में काम कर रहे हो, राइट। सो ये 2 सिक्योर सेफगार्ड्स हैं जो हमने पढ़े। नेक्स्ट, फ्रॉड, एक्ट ऑफ चीटिंग। फ्रॉड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, भाई किसी की आइडेंटिटी चुरा ली, ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी का यूज़ करके आप कोई और काम कर रहे हो, उसकी आइडेंटिटी का मिसयूज़ कर रहे हो, राइट। या फिर आप ऐसा भी सुना होगा कि OTP शेयर करने से बैंक अकाउंट स्टील हो जाता है, भाई जितना भी मनी होता है वो आपका स्टील हो जाता है। ऐसे भी केसेस आपने सुने होंगे, जिसे हम साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में रखते हैं, बस वही यहाँ पढ़ना है। सो फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। इंटरनेट की मदद से जो फ्रॉड होते हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड कहलाते हैं। दे में ऑकर इन मेनी फॉर्म्स, है ना, अब डिफरेंट फॉर्म्स में ऑकर हो सकते हैं। नॉन डिलीवर्ड गुड्स, आपने कुछ ऐसी वेबसाइट के साथ में शॉपिंग कर ली जो कि फेक वेबसाइट थी, ठीक है, आपको सही समय तक या आपके पास गुड्स डिलीवर्ड ही नहीं हुआ जो आपने ऑर्डर किया था, राइट। देन नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, वो कंपनीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन स्टील होना, फ्रॉड्यूलेंट पेमेंट्स होना, जिनका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। सो ये एक्सेट्रा दिस टाइप के जो हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं, ये फ्रॉड के कैटेगरी में आती हैं, ओके। सो इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। सो जो अभी हमने स्टार्टिंग के 2 देखे, दैट व्हाइल द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड्यूलेंट कैन बी काउंटर्ड बाय सेटिंग अप ऑफिशियल बॉडीज इंश्योरिंग द वैलिडिटी ई-कॉमर्स कंपनीज एंड प्रॉमिस्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो ये आपके किससे रिलेटेड है, ये ऑफिशियल बॉडीज से रिलेटेड है, मतलब कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके साथ डील कर रही हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं प्रॉपर, लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आपको टाइम पर कोई भी गुड्स वगैरह या सर्विसेज वगैरह डिलीवर नहीं हो रही, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो फ्रॉड्यूलेंट है, राइट। सो द एग्जांपल्स ऑफ सच फ्रॉड्स इंक्लूड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें जो एग्जांपल्स हो गए आपके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से रिलेटेड हो गए और आइडेंटिटी थेफ्ट से। अब ये क्या हुआ है, credit card frauds, the credit card details of the user are stolen from user or online activities and some payment frauds are carried out with the stolen information। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यूज़र आईडी, पेन वगैरह जो होता है, वो स्टील कर लिया जाता है, ठीक है, और वो स्टील करने के बाद में फिर आपके जो बैंक अकाउंट है उससे मनी स्टील होती है कहीं ना कहीं, समझ में आई बात। सो द आइडेंटिटी थेफ्ट इज ऑल्सो वेरी स्केरी। अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड तो समझ में आ गया,
यहाँ पे तो मनी को स्टील करने की बात होती है क्रेडिट कार्ड का यूज करके, बट आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, किसी की पहचान को, किसी की आइडेंटिटी को चुराया जाता है और फिर उसका मिसयूज किया जाता है। सो बाय स्टीलिंग समवन एल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी सच एज हिज और हर सोशल मीडिया हैंडल, ईमेल आईडी, आपने सुना होगा आपका ईमेल आईडी, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी चुराकर कोई और आपके आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहा होता है, राइट? समझ में आ गया? नाउ प्रिकॉशंस, अब ऐसे केसेस जब होते हैं, ऐसे फ्रॉडुलेंट केसेस होते हैं, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है, या इनसे बचना कैसे चाहिए, ये बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, सो ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, अ मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी दैट इंश्योर्स द सैनिटी ऑफ ई-कॉमर्स कंपनी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस एज प्रॉमिस्ड। सबसे मेन पॉइंट कि जिस भी ई-कॉमर्स कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट के साथ आप डील कर रहे हो, जो आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो प्रॉमिस्ड हो, मतलब कि आप उस जिस भी वेबसाइट के साथ में डील कर रहे हो उसके पहले HTTPS प्रोटोकॉल देख लो, यहाँ पे पैडलॉक का साइन देख लो, तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो सही है, ऑफिशियल है, ठीक है, और वो आपको सारी टर्म्स और कंडीशंस देखने के बाद में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगी। नाउ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय द ई-कॉमर्स साइट एंड पेमेंट गेटवेज टू प्रिवेंट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। हमेशा जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म का आप यूज करते हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब बात हो रही है यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड की। जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह होता है जब आप किसी पेमेंट गेटवे का यूज करते हो, आप पेटीएम का यूज करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, तो वहाँ पे जो पासवर्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब कि कोई भी पासवर्ड में आप अपने पापा मम्मी, अपना दोस्त का नाम, मोबाइल नंबर, ऐसा कोई भी पासवर्ड ना रखे जो इजीली हैक हो सके, ठीक है। आप हमेशा ऐसा पासवर्ड रखो जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ों का मिक्सड अप पासवर्ड रखो ताकि वो इजीली हैक ना हो पाए, राइट। ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स ऑन द सेलिंग ऑफ यूजर्स डेटा टू थर्ड पार्टीज। ऑफिशियल गाइडलाइंस और सेफगार्ड जो होते हैं ना सेलिंग से रिलेटेड, जो उन्हें भी आपको क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि थर्ड पार्टी तो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है कि नहीं। अवॉइड यूजिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस यूजिंग पब्लिक प्लेसेस सच एज साइबर कैफे। साइबर कैफे या फिर जो पब्लिक आपको वाईफाई मिलता है वहाँ पे आप ऐसे ऑफिशियल या फिर जो सेंसिटिव आपके ट्रांजेक्शन्स है जिसके थ्रू आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है, वैसे ट्रांजेक्शन्स ना करें। स्पेसिफिकली पेमेंट जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन आप पब्लिक नेटवर्क में या साइबर कैफे जैसी जगह पर ना करें, राइट। अवॉइड यूजिंग इन सिक्योर पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जो लाइन मैंने अभी बताई कि जो पब्लिक वाईफाई अवेलेबल रहता है वहाँ पर भी आप जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अपने वो इग्नोर करें, स्पेसिफिकली पेमेंट जैसे। नेवर रिवील योर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन सच एज कार्ड नंबर, OTP टू एनीवन ऑन योर फोन और मेल। किसी को भी फोन या मेल पर अपना OTP या अपने जो अकाउंट डिटेल है वो मेल या शेयर ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, चाहे कोई भी हो। आपको ऐसा लगता है कि बैंक से फ़ोन आए तो बैंक में पहले वेरीफाई करो कि वाकई वो फ़ोन कॉल बैंक से था कि नहीं था। हो सकता है कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ हो, है ना, जो आपको कोई हैकर हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। सो बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको कोई भी फ़ोन या मेल आए या कोई लिंक दिखे तो उस पर आप तुरंत क्लिक ना करो, स्पेसिफिकली जब वो अननोन हो। जिसे आप जानते हो तो बात अलग है, लेकिन अननोन लिंक, अननोन कॉल, अननोन मेल, इस पर आपको कभी क्लिक नहीं करना है। कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना है, स्पेसिफिकली OTP वगैरह, राइट। समझ में आ रहा है? सो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जिसके थ्रू आप कभी भी किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पार्ट नहीं रहोगे। ओके, नाउ थर्ड, इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। अगेन एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आपकी कि आप हमेशा सेफ और सिक्योर साइट्स का ही यूज करो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हो या आप कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लें कि यू माइट बी अप्लाइंग ऑनलाइन टू रजिस्टर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम थ्रू अ लेजिटिमेट साइट एंड दैट आस्क फॉर योर पर्सनल डिटेल्स। सपोज आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, कोई एग्जाम का या किसी भी चीज़ का, अब वहाँ पे आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। सो क्या करोगे आप? कैसे पता करोगे कि ये जो वेबसाइट है वो फेक नहीं है, सही है? क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग से कि ये चीज़ का आप ध्यान रखो, ये पैडलॉक का साइन आपको दिखना चाहिए, ये लॉक साइन, और HTTP प्रोटोकॉल के साथ आपको S दिखना चाहिए, S फॉर सिक्योर, राइट। अब इसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में HTTP क्या होता है, HTTPS का क्या मतलब है। एस का मतलब सिक्योर वेबसाइट के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर रहे हो। सो टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर ऑन योर ओन। इंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन्स HTTPS एंड अ पैडलॉक साइन। ये दो चीजें ध्यान रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अब थर्ड थिंग, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, सिक्योरली आपका डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए,
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक सिक्योर चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेट पे जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एक सिक्योर चैनल के थ्रू हो। सो सिक्योरिटी कैसे होगी, एक तो हमने देख लिया कि भाई आप HTTPS और प्रोटोकॉल और पैडलॉक साइन का यूज़ करो, आप अननोन लिंक या अननोन ईमेल आईडी या ऐसी किसी चीज़ पे भी क्लिक मत करो, या अपना OTP वगैरह शेयर मत करो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। ये तो कुछ रीजंस हमने देख लिए, कुछ प्रिकॉशंस देख लिए जो आपको ध्यान रखना है। बट सिक्योरली डेटा ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पर है, इट मीन्स अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफगार्ड सो दैट द डेटा ट्रेवल सेफली टू इट्स टारगेट विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड और इवसड्रॉप्ड। मतलब टारगेट तक ही आपका डेटा सेफली पहुंचे बिना कहीं बीच में कहीं भी किसी जगह जाने के, ठीक है। सो टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन यूजुअली फॉलो टेक्निक्स आर अप्लाइड। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट हो, HTTPS प्रोटोकॉल जो होता है ना उसका काम यही होता है कि जैसे डेटा ट्रांसफर हो सिक्योरली, उसके लिए यहाँ पे SSL सिक्योर लेयर का यूज़ किया जाता है, SSH प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ताकि डेटा आपका सिक्योरली ट्रांसमिट हो सके। सो SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या हुआ, सिक्योर सॉकेट लेयर is a standard security protocol which establishes encrypted links between the web server and the browser in online communication। बहुत ध्यान से इस लाइन को समझना कि यहाँ पर क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दो जो सिस्टम्स होते हैं, या फिर हम बात कर लें ब्राउजर के थ्रू या वेब सर्वर के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो, ठीक है। सो जो लिंक होती है वो सिक्योरली बने। द यूजर्स ऑफ SSL टेक्नोलॉजी इंश्योर दैट ऑल डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर रिमेन्स इनक्रिप्टेड एंड हेंस रिमेन्स सेफ। सो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, इनक्रिप्शन के थ्रू पॉसिबल है। और इनक्रिप्शन का काम किसका होता है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का होता है। अब आप सोच रहे होंगे इनक्रिप्शन क्या होता है। सो इनक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं डिटेल में। इनक्रिप्शन में यहाँ पर मतलब होता है इनक्रिप्टेड डेटा दैट इज सीक्रेट की व्हेन सेंट ओवर इंटरनेट इज हार्ड टू स्टील एंड हेंस इज सेफर। मतलब कि यहाँ पर जो भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो ब्राउजर के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्वर तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपकी इनक्रिप्टेड हो जाती है। इसमें एक सीक्रेट की ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक सीक्रेट की। जैसे सीक्रेट की ऐड होती है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉक हो जाती है, ठीक है। अब यदि बीच में कोई हैकर या कोई पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है, एक की के साथ में लॉक्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन तभी ओपन होगी, वो डिक्रिप्ट तभी होगा जब वो टारगेट तक पहुंचेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा। यदि बीच में कोई से एक्सेस भी करेगा तो वो उसके किसी काम का नहीं होगा। ओके, समझ में आई मेरी बात। सो डेटा इंक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ, इनक्रिप्टेड डेटा दैट इज सीक्रेट की व्हेन सेंट ओवर इंटरनेट इज हार्ड टू स्टील एंड हेंस इज सेफर। यूज सेफ प्रोटोकॉल सच एज फॉर फाइल्स यूज सिक्योर FTP। देखो यदि आप फाइल्स को ट्रांसफर करते हो तो जनरली FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, लेकिन FTP का भी एक और नया वर्जन है दैट इज SFTP प्रोटोकॉल का हम यूज करें यदि फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज किया जाता है फाइल्स को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए। व्हेनेवर पॉसिबल वन शुड यूज सेफ प्रोटोकॉल्स दैट यूज सम सेफ्टी शेल्स सच एज SSH। ये जो SFTP प्रोटोकॉल है वो किसका यूज करता है, फाइल को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए, SSH का, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, ठीक है। इट विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। SSH प्रोटोकॉल, SFTP प्रोटोकॉल ये इंश्योर करते हैं, इनका काम होता है कि डेटा सही जगह ट्रांसफर हो, सिक्योरली ट्रांसफर हो, है ना। और इसके लिए ये किसका यूज करते हैं, ये यूज करते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक का, राइट। सो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में शो भी हो रहा होगा, क्या शो हो रहा है आपको यहाँ, इनक्रिप्शन हुआ, ये यूजर का डेटा है, ठीक है, सपोज, और यहाँ पे देखो ये SSL प्रोटोकॉल है, यूजर का जो भी डेटा है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनक्रिप्शन कनेक्शन के थ्रू, ठीक है, सिक्योर HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू SSL सर्टिफिकेट यहाँ जनरेट होता है आपके डेटा का जब ये डेटा इनक्रिप्टेड होता है। अब ये इनक्रिप्टेड नहीं है, फिर यहाँ पे देखो इसमें एक सीक्रेट की ऐड हुई है और ये इनक्रिप्टेड हुआ, इनक्रिप्टेड होने के बाद में SSL सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो कि रिसीवर को पता होता है। सिर्फ इसकी की का नाम किसको पता होता है, रिसीवर को पता होता है, और उसी प्लेस पर जाकर उसके सिस्टम पे जाकर ही आपका डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है फिर, क्लियर। और इसमें जो प्रोसेस यूज की जाती है इनक्रिप्शन में, है ना, जो की ऐड की जाती है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है बेसिकली, क्लियर। Now, these days we can easily say that our society is information society and our era is information era. So अभी तक हमने क्या देख लिया, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का जिसमें हमने एथिक्स देखे थे जो ई कॉमर्स से रिलेटेड थे। क्या देखा था, प्राइवेसी, फ्रॉड और सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तीनों में टेक्निक्स देख ली, प्राइवेसी कैसे मेंटेन करना है, फ्रॉड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में किस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, इनक्रिप्शन का यूज किया जा रहा है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में।
अब अदर एथिकल इश्यूज भी कुछ होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ अदर एथिकल इश्यूज क्या हुए, सो वो ही अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमको क्या पता है कि अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन एरा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर a person or a body, right? However, there are many ethical issues involved with uses and availability of information. Information ही information है, इंटरनेट पर क्या है, इंटरनेट पर आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। सो यहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं, कुछ अदर एथिकल इश्यूज भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो सम कॉमन एथिकल इश्यूज रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हो गए, जैसे मैंने कोई सॉन्ग लिखा या मैंने कोई सी बुक लिखी, ठीक है, तो उस बुक को मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन पब्लिश कर दूँ, ऑनलाइन सारे यूजर्स सारे स्टूडेंट्स उस बुक को देखें, राइट। या आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया तो अब आप चाहते हो कि पब्लिकली ऑनलाइन सभी लोग मेरे म्यूजिक को सुने, तो आप इंटरनेट पर उसको अपलोड कर देते हो। आपने कंपोज किया है, आपका म्यूजिक है, आपकी सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, आपकी आवाज़ है। लाइक अब यदि कोई और यूजर उसको कॉपी करता है, उसका रिमिक्स निकालता है या वॉट एवर जो भी करता है, आपको बिना बताए, आपसे बिना पूछे, राइट, तो कहीं ना कहीं ये एक हम बोल सकते हैं फ्रॉड्यूलेंट हो सकता है या इल्लीगल होता है, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेट पर आप जो भी स्टोर करवाते हो, जो भी अपलोड करते हो, चाहे कोई टेक्स्ट फाइल हो, कोई आर्टिकल हो, कोई बुक हो, कोई लिटरेरी हो, है ना, या फिर कोई म्यूजिक हो या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा कोई भी वर्क हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का हक होता है, क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपने डिजाइन की है, राइट। सो यही यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या होता है बेसिकली प्लेजरिज्म। यदि कोई और यूजर आपकी प्रॉपर्टी को आपसे बिना पूछे बिना बताए यूज करता है, सो उसे बेसिकली हम कहते हैं यहाँ पर प्लेजरिज्म, ठीक है। और इसको कैसे अवॉइड किया जाता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। नाउ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या हुआ? डिजिटली चाहे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो, अब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट क्या हो गई, जो इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी है वही आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे आपने हार्ड डिस्क में कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है तो वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, या आपने पेन ड्राइव में कुछ स्टोर किया हुआ है, या आपने इंटरनेट पर गूगल ड्राइव में कुछ स्टोर किया हुआ है, आपने क्लाउड स्टोरेज ले रखा है, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट हुई। जो कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिकली आपने जो भी चीजें स्टोर करवाई हुई है इंटरनेट पर, वो डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है, उस पर आप ही के राइट्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये तीन चीजें हैं, तीन मेन कॉमन इथिकल इश्यूज हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में देख लें। द क्रिएटर और अ प्रोड्यूसर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रियल ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। भाई जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसका रियल ऑनर होता है। एंड द ऑनर हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसके पास में सभी राइट्स होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखे, राइट। सो टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वन कैन गेट इंफॉर्मेशन copyrighted or patented or use trademarks. So the ethical issues involved with this is that information must not be exchanged without the consent of its owner. अपने ऑनर के कंसेंट के बिना इंफॉर्मेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता है। बेसिकली यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहता है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन पर, उसकी प्रॉपर्टी पर उसी का राइट होता है, उसी का हक होता है, राइट। सो दिस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट। encourages individuals and businesses to create new software and new software applications as well as improving existing applications. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे प्रोटेक्ट होना चाहिए, किस लिए प्रोटेक्ट होना चाहिए, बेसिकली ये क्यों होना चाहिए, क्यों कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ताकि जो भी इंडिविजुअल है जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर सके, है ना, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इन्हांस कर सके, राइट। ये इनकरेज करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज़ करते हैं। सो इंडिविजुअल्स encourages individuals and businesses to create new softwares and new software applications as well as improving existing applications, ensures new ideas and technologies are widely distributed, promotes investment in national economy। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है वो भी प्रमोट होगी, ठीक है। सो आजकल हम सभी, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे देखा होगा आपने, आए दिन न्यू रील्स मिलती हैं आपको, न्यू वीडियोस, न्यू पोस्ट मिलते हैं, ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर्स आप देखते हो। हर एक सॉफ्टवेयर में यदि हम पाइथन की बात कर लें तो जैसे कि आपने देखा भी, पाइथन के बारे में हमने पढ़ा भी, लास्ट चैप्टर आपका वही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पाइथन के भी कितने वर्जन्स अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। हर वर्जन में कुछ कुछ नए नए फीचर्स को ऐड किया गया है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आगे इंप्रूव होती चले, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें उसमें इंप्रूवमेंट हो, कुछ नए सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजीज आपके सामने आए, राइट। सो इसी के लिए यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करते हैं। अदरवाइज यदि ये चीज नहीं होती तो आपके पास जो था आप उसी को बस रीयूज कर रहे होते, ठीक है। समझ में आई बात। नाउ प्लेजरिज्म क्या हुआ? इट मीन्स स्टीलिंग। प्लेजरिज्म का मतलब क्या हुआ? स्टीलिंग। इसको यदि हम सिंपल वर्ड्स में समझे, जनरली बच्चे इस वर्ड को देखकर डर जाते हैं, ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है।
इसका मतलब सिंपल यही है कि स्टीलिंग किसी की भी इंफॉर्मेशन को जिस पे उस पर्टिकुलर पर्सन का राइट है, और वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, इंटरनेट पर है, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन में है, और यदि उसको आप स्टील करते हो बिना उस यूजर को, बिना उस रियल ऑनर को बताए, यदि आप उसकी चीज को एक्सेस करते हो अपना नाम बताकर, वो भी अपना नाम बताकर, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं। ओके, सो इट इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क। अब वो उसका इंटेलेक्चुअल वर्क क्या हो सकता है, उसका आइडिया हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई एकेडमिक वर्क हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो, या हो सकता है कोई लाइन्स आपने लिखी हो, ठीक है, आपका कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, आपकी कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, अपना नाम बताकर, विदाउट साइटिंग एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिना उसको साइट किए, बिना उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए, यदि आप किसी पर्सन की, किसी ऑनर की चीज को एक्सेस कर लेते हो, है ना, वो भी ऑनलाइन, तो हम उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म। सो एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड बी टर्म्ड एज प्लेजरिज्म। फर्स्ट, यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू अदर, बिना उसको क्रेडिट दिए आप उस ऑथर के वर्क को एक्सेस कर रहे हो। किसी ऑथर ने कुछ 4 लाइंस बहुत शानदार लिखी हुई है, ठीक है, अब आप उस लाइन को यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप यूज करो, मना नहीं है, यूज करो, बट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, या नीचे साइट करके, या उसको रिफ्रेश करके आप यूज करो ना। ये 3 तरीके होते हैं किसी की भी चीज को यूज करने के, है ना, वो बोलते हैं ना, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, ये वही वाला काम है बस। मॉडिफाइंग और लिफ्टिंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक, कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू अदर क्रिएटर ऑफ द वर्क, ठीक है। गिविंग इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रॉन्गफुल साइटेशन देकर, failure in giving credit or acknowledge to the contribution of others in collaborative effort to which you are also a part of. So these all are the reasons, right, जो कि देखे जाते हैं। अब इसे कैसे अवॉइड किया जाए, हम ये जो सोचते हैं या समझते हैं कि इस प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करना है ना। सो हाउ नॉट टू प्लेजराइज, सो टू अवॉइड प्लेजरिज्म यू मस्ट गिव क्रेडिट व्हेनेवर यू यूज। सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छी चीज़ कि आप क्रेडिट दो भाई, आप जिसका भी काम यूज़ कर रहे हो, जिसका भी आइडिया, जिसका भी वर्ड या म्यूजिक वगैरह को आप रिकम्पोज कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, तो आप बाकायदा उसको क्रेडिट देकर यूज़ करो। सो अनदर पर्सनस आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी, कोटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स, पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सनस स्पोकन और रिटन वर्ड्स, साइटेशन एंड रेफरेंसेस। ये 3-4 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। क्या आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो? डबल कोटेशन में आप उसका नाम लिखो जिसका भी यूज कर रहे हो, वर्ड्स या लिरिक्स या जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, है ना, या आप पैराफ्रेज कर सकते हो, मतलब जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में बदल कर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप साइटेशन और रेफरेंसेस दे सकते हो। अब साइटेशन रेफरेंसेस यदि बात करें तो आपने अपनी बुक्स में देखे होंगे, आपकी बुक्स में नीचे फूटर एरिया में स्टार लगा के कुछ बहुत छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, वो साइटेशन रेफरेंसेस ही होते हैं। या बुक्स के एंड में भी आप रेफरेंसेस लिखते हो कि आपने जो कंटेंट लिया है, आपने जो कंटेंट देखा या लिखा है, वो आपने कहाँ से लिखा है। जनरली आप लोग देखते होंगे कुछ आर्टिकल, या फिर हम बात कर लें आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस लिखते हो, जिसमें आप बताते हो कि आपने इंटरनेट से उठाया है, आपने इस बुक से कुछ कंटेंट उठाया, इमेजेस आपने यहाँ से कॉपी की है ना। सो ये गुड हैबिट होती है। अब पैराफ्रेजिंग क्या हो गया, ये समझ लो भाई। पैराफ्रेजिंग, ओरिजिनल सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी हैज चेंज्ड ग्रेटली इन द पास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। अब इसको पैराफ्रेज किया, ये ओरिजिनल सेंटेंस था किसी ऑथर का, किसी की लाइन थी, इसको हमने पैराफ्रेज करके यूज किया। द सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड इन लास्ट 2 डिकेड्स, राइट। तो देखो दोनों का मतलब सेम है लेकिन दोनों के वर्ड्स डिफरेंट हो गए, राइट। अब यहाँ पे कॉपीड कंटेंट भी नहीं लग रहा है, ठीक है, कॉपीड कंटेंट भी नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं पता चल रहा है कि आपने इसको यूज किया हुआ है किसी और ऑथर की लाइंस को, लेकिन आपने इसको पैराफ्रेज करके जब यूज किया तो ये प्लेजरिज्म वाला जो केस है यहाँ पे ये अवॉइड हुआ है, राइट। सो बस कहने का मतलब यही है कि किसी की भी वर्क को, लिटरेरी आर्ट वर्क को यूज करते हो आप, तो क्या करो, उसको पैराफ्रेज करो, साइटेशन दो, रिफ्रेश या फिर आप रेफरेंस देके लिखो, राइट। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। अब डिजिटल प्रॉपर्टीज क्या हुआ, इट रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी इंटरनेट, सोशल मीडिया पे होती है, ठीक है, या फिर आप हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह में स्टोर करवाते हो, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, जब इलेक्ट्रॉनिकली आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर करवा रहे हो बेसिकली, तो वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है और उस पर आप ही के राइट्स होते हैं। सो दिस रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म either online or any electronic storage device. All of you digital property comprises what is known as your digital estate. वो आपकी क्या कहलाती है, एक तरीके से डिजिटल एस्टेट कहलाती है, राइट। समझ में आया? एग्जाम्पल्स यदि हम देखें, सो
एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, कोई आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, चाहे ईमेल अकाउंट की बात कर लो या आपके सोशल मीडिया अकाउंट की बात कर लो, जैसे ईमेल और कम्युनिकेशंस अकाउंट्स, राइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, या फिर आप शॉपिंग के लिए अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, कोई शॉपिंग अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी फोटो वीडियोस हो सकती हैं जो आप अपने अकाउंट्स में शेयर करते हो, वीडियो गेम अकाउंट हो सकता है, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट हो सकता है, वेबसाइट एंड ब्लॉग्स हो सकते हैं दैट यू मे मैनेज। सो ये सारी चीजें आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। डोमेन नेम रजिस्टर्ड इन योर नेम, so intellectual property including copyrighted materials, trademarks, patents and any software or code such as software tools created by you or games or apps created by you may have written and own etc. so ये भी चीज़ें क्या कहलाती है आपकी, ये भी सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, जो कोई भी सा भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है ना, उसके लिए आपने जो कोड लिखा हुआ है, आपने कोई गेम क्रिएट किया है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, राइट। सो ये भी सारी चीज़ें आपके डिजिटल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। अभी यदि एग्जांपल आता है कि डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, सो आप इजीली लिख कर आ सकते हो। क्लियर। नाउ digital property rights lie with the owner, legally a person who has created it or the owner who has got it developed by paying legally is the legal owner of the digital property. So digital property rights किसका होता है, ओनर का होता है, ओनली लीगली उस पर्सन का ही हक होता है जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या एसेट को क्रिएट करता है, ठीक है, जो डेवलप करता है। Only the owner can use and decide who all in what form can his or her digital asset may be used. सिर्फ ऑनर ही डिसाइड कर सकता है कि उसकी डिजिटल प्रॉपर्टी को वो किसे सेल करेगा, कितने में सेल करेगा, सेल भी करेगा या नहीं करेगा, या उसी की प्रॉपर्टी हो सकती है। ओनली ऑनर कैन डिसाइड, राइट। अदर whether by snacking payments or by buying it or by obtaining its license or uses rights etc. आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आपको परचेज करना होता है। जैसे इसमें हम बात कर लें जो भी आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसमें। हम बात करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की, लाइक MS ऑफिस वगैरह जो होता है, आप उसे क्या करते हो, परचेस करते हो ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेते हो, की मिलती है, फिर बाकायदा आप उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, ठीक है, और फिर यूज़ करते हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, या डिजिटल प्रॉपर्टी है किसी और पर्सन की जिसको आप परचेज कर रहे हो उसकी इच्छा के अनुसार, राइट। बट दिस इज नॉट द केस जनरली, देयर आर मेनी थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे कुछ थ्रेड्स भी होते हैं डिजिटल प्रॉपर्टीज के, जैसे आपने सुना होगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी मार्केट में मिलते हैं, है ना। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स फिलोसॉफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस के बारे में। कॉमन एथिकल इश्यूज जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। अब यहाँ से सेकंड पार्ट इस चैप्टर का शुरू होता है। क्लियर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% आते हैं। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले ये जान ले। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, right. Software generally gives users freedom to run or use the software for any purpose, to study and modify the program and to redistribute copies of either the original or modified program. सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर्स को फ्रीडम मिलती है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, शेयर कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, राइट। सो बस अब हमें क्या पढ़ना है, इसी से रिलेटेड पढ़ना है कुछ टर्मिनोलॉजीज। सो दिस टर्म्स आर फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनसे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। सो ये किस टर्मिनोलॉजीज के अंदर आता है, दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे दो बेसिक टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी एग्जाम में लिखने को आता है। सो फ्री सॉफ्टवेयर जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, आप जनरली उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स ये जरूरी नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है। हो सकता है आपको इसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस भी पे करना पड़े, राइट। सो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नाउ फ्री सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल हु विश टू डू सो। वो सारे सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली एक्सेसिबल हो, है ना। फ्रीली आप उसको यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हो, उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। एंड नो पेमेंट्स एंड
नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। सो फ्री सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे आप फ्री रहते हो इन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके क्या कहलाते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ये आपने इंटरनेट पे देखे भी होंगे। कुछ ऐसे गेम्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप डाउनलोड कर लेते हो, शेयर कर देते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? सो द डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड स्टैलमन्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये जो फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, ये किसने पब्लिश किया था? ये फ्री सॉफ्टवेयर किसने स्टार्ट किया था? हम बोल सकते हैं रिचर्ड स्टैलमन्स ने। कहां पर? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। इट इज अ मैटर ऑफ यूजर्स फ्रीडम टू रन। उनका मोटिव था कि यूजर्स को फ्री सॉफ्टवेयर मिले ताकि वो अपने काम को ईजी कर सके, ठीक है? उन फ्री सॉफ्टवेयर को वो रन कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, स्टडी कर सके, चेंज कर सके, इंप्रूव कर सके उन सॉफ्टवेयर में, है ना, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सके। ये उनका मेन मोटिव था। सो मोर प्रिसाइजली इट रिफर्स to 4 kinds of freedom for the users of the software. So यहाँ पे उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से 4 फ्रीडम दी थी। क्या थी? यदि हम बात कर लें, सो द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम, कि आप उन सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो फॉर एनी पर्पज। दिस इज कॉल्ड द फ्रीडम 0। नेक्स्ट, द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स एंड अडेप्टेड टू योर नीड्स। आप क्या कर सकते हो? उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है, उसे रन करवा सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सो यू कैन हेल्प योर नीबर्स। फ्रीडम नंबर 2, द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम। प्रोग्राम में चेंजेस करके, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सो दैट द होल कम्युनिटी बेनिफिट्स, जिससे पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिले। मतलब आप कुछ न्यू फीचर्स ऐड करके उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सो ये कुछ 4 फ्रीडम्स थी जो कि फ्री सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी, जो कि रिचर्ड स्टैलमन्स ने डिफाइन की थी। 0 रन, 1 स्टडी, 2, 3 शेयर एंड 4 इम्प्रूव, राइट? सो होप यू स्टडी दिस थिंग। अब देखो, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ा है हमने। अब आज हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जस्ट कि कौन सी 4 फ्रीडम्स थी जो फ्री सॉफ्टवेयर के लिए थी, जो कि रिचर्ड एम स्टैलमन ने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है? तो वो ये 4 फ्रीडम है, आपको अच्छे से याद कर लेना। इस पर बेस्ड एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स बन जाते हैं इजीली। नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे आते हैं। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, इनके लिए आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड। आप इनको फ्रीली यूज कर सकते हो, बट इट डजंट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज, है ना? इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर। ये चीज बहुत काम की है। इन सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है ना, वो आपको फ्रीली मिल जाता है। सोर्स कोड का मतलब क्या हुआ? जिस पर्टिकुलर कोड में, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, वो कोड आपको मिल जाता है। यदि आप एक्सपर्ट हो, आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आप उस सोर्स कोड में सॉफ्टवेयर के चेंजेस कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कुछ नया रिलीज कर सकते हो, ठीक है? और सॉफ्टवेयर को इंप्रूव कर सकते हो, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। कुल मिला के आप सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हो, यदि आपको सोर्स कोड का नॉलेज होता है तो बेसिकली यदि सोर्स कोड पूछा जाए आपसे क्या होता है, तो आपको अब ये नॉलेज होगा कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसके लिए जो कोड लिखा जाता है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कहलाता है। सो हियर द कंपनी कंस्ट्रक्टिंग द business models around open source softwares may receive payments concerning support further development। तो अब कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हो गए, नाम देख लो, आपको यहाँ पिक्चर्स के साथ समझ में आएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, ओपन ऑफिस ORG जिसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हो, फेडोरा, जावा, वर्डप्रेस, उबंटू जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। दे ऑल आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनके क्या आपको सोर्स कोड फ्रीली मिल जाते हैं। डेटाबेस की बात करें तो MySQL, ठीक है, समझ में आ गया, जिसमें पाइथन वगैरह पे तो आपने काम भी किया है, राइट? तो पाइथन जो है क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट भी नहीं करना है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाकायदा इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, यूज करो। यदि आपको नॉलेज है तो इसके सोर्स कोड में आप चेंजेस भी कर सकते हो, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट? फिलोसॉफी ऑफ ओपन सोर्स। अब इस ओपन सोर्स की फिलोसॉफी क्या है, थोड़ा सा ये जान लें। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑफिशियली डिफाइंड बाय द ओपन सोर्स डेफिनेशन एट। यदि इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट http://www.opensource.org डॉक्स डेफिनेशन plaintext.html, इस वेबसाइट पे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने में, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको ओपन सोर्स से रिलेटेड, पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है? वेबसाइट पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। सो ओपन सोर्स डजंट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड, द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया।
अब कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिटेल में समझेंगे। डजंट कि सोर्स कोड सिर्फ मिल जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे इसके क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेदर एज अ होल और इन पार्ट। कोई आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, ठीक है, मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो फ्रीली। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि सोर्स कोड मिल रहा है तो आप लिमिटेड यूजर तक ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर? सोर्स कोड आपको इसका मिल जाता है। द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म। कंपाइल्ड फॉर्म में आपको सोर्स कोड मिलता है। डन। डिराइव्ड वर्क, डिराइव्ड वर्क का क्या मतलब हुआ? द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशंस एंड डिराइव्ड वर्क्स। जो सॉफ्टवेयर का आपको लाइसेंस मिलता है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मस्ट अलाउ देम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सेम टर्म्स एज द लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। मतलब कि यहाँ पे जब आप उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में आप जो चेंजेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उसका कुछ नया लॉन्च कर रहे हो, उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड कर रहे हो, कुछ नया कोड कर रहे हो। सो डिराइव्ड वर्क वाला भी कॉन्सेप्ट इसका होता है। राइट। इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड, ऑथर्स का जो सोर्स कोड है उसकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन होती है। द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन। एनी एडिशन और मॉडिफिकेशन शुड कैरी अ डिफरेंट नेम और अ वर्जन नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब आपको ऐसा नहीं जैसे पाइथन के हम वर्जन्स पे काम करते हैं, इनिशियली पाइथन 2.3 था, लेकिन आजकल आप पाइथन 3.10 है ना 3.8 वर्जन पे काम कर रहे हो। इनिशियली आपने 2 वर्जन भी देखा होगा, तो उसके नाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जो इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए आए हैं हम अभी तक, तो पाइथन नाम से ही आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, उसके आगे आप वर्जन्स उसके अलग अलग देख सकते हो। तो एक इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स और ग्रुप्स, ठीक है। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो तो भाई कोई पर्सन ही यूज कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी यूजर पब्लिकली सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। द लाइसेंस मस्ट बी नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। राइट, समझ में आ गया? क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। क्लियर? नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड्स ऑफ एंडेवर्स, फील्ड्स या फिर कोई एंडेवर्स में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एंडेवर। फॉर एग्जांपल, इट मे नॉट रेस्ट्रिक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन बिजनेस और फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। मतलब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप रिसर्च में इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो, बिजनेस में नहीं कर सकते हो। एनीवेयर, एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में इसका यूज कर सकते हो, इन सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, द राइट्स अटैच्ड टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल टू whom द प्रोग्राम इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। लाइसेंस भी आपको यहाँ पे सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यूजर्स हैं जिसने इसको एक्सेस किया या डाउनलोड किया सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा। आप किसी को भी इसका लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी करवा सकते हो। नाउ लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट। ओके, और इन सॉफ्टवेयर्स का जो लाइसेंस है वो भी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ में ही, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार बनाया है, एक ही बार क्रिएट किया है तो बस एक ही काम के लिए स्पेसिफिक है ना। सो द लाइसेंस मस्ट नॉट प्लेस रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी भी तरीके का नहीं होता है। इजीली आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अलॉन्ग विद द लाइसेंस सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल, द लाइसेंस मस्ट नॉट इंसिस्ट to all other programs distributed on the same medium must be open source software. राइट। लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, जो लाइसेंस है सॉफ्टवेयर का वो भी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है। नो प्रोविजंस फॉर लाइसेंस में भी प्रेडिकेटेड और एनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी और स्टाइल और इंटरफेस, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई और इंटरफेस पे या कोई और टेक्नोलॉजी या कोई इंडिविजुअल यदि इसको एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पे नहीं आप इसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी जगह पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी है। ओके, सो समझ में आ गए कुछ पॉइंट्स ओपन सोर्स से रिलेटेड। एग्जाम में यदि आता है ओपन सोर्स फिलोसॉफी या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इनके फीचर्स बताने हैं, इनके क्राइटेरिया बताने हैं, तो होप आप अब ये सारे पॉइंट्स लिखकर आ सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि इनकी डिटेल लिखकर आओ, आप ओनली इनके पॉइंट्स भी ध्यान रखोगे तो अपनी ओन लैंग्वेज में भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, सोर्स कोड अवेलेबल होता है, डिराइव्ड वर्क्स आप कर सकते हो उसके थ्रू, इंटीग्रिटी मेंटेन करना होती है ऑथर्स के जो सोर्स कोड है जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है पर्सन्स को लेकर या फिर कोई फील्ड्स के अगेंस्ट, है ना। आप लाइसेंस को भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर? और जो लाइसेंस है वो भी स्पेसिफिक नहीं होता है किसी एक प्रोडक्ट तक, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस। राइट, इतना क्लियर। नाउ अ सॉफ्टवेयर विच इज फ्री एज वेल एज ओपन बिलोंग्स कैटेगरी टू फॉस। अब ये फॉस क्या हुआ? ठीक है,
OSS तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने जाना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा, जिसके बारे में हमने देखा कि वो सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिनका कोड, जिनका सोर्स कोड जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखे गए वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अब कभी कहीं आपको यहाँ पर कुछ नॉमिनल से या कुछ चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, बाकी अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। सो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इनमें अगेन आपके एग्जांपल्स ये सारे आ जाते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स की बात कर लो, लाइनक्स की बात कर लो, है ना। जब आप इनको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करते हो तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होते हैं, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको एक्सेस कर सकते हो। और ये सारे जो सॉफ्टवेयर इनके सोर्स कोड भी आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही, राइट। सो वो सारे सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स तो है ही, जिनका सोर्स कोड तो आपको मिलता ही है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं, उबंटू, MySQL ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ओपन ऑफिस ORG वगैरह, राइट। नाउ OSS एंड FLOSS, अब ये क्या हुआ, OSS का मतलब तो अभी हमने जान लिया और FOSS का मतलब भी जान लिया, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS हो गया आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लेकिन ये फ्लॉस क्या हुआ, वही चीज है। मतलब बात कर लें हम FOSS की या हम बात कर ले OSS की, ये आपका एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में यदि कोई डिफरेंस है तो वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको नॉमिनल चार्जेस पे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको कोई भी चार्जेस पर नहीं मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और दोनों में आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। Now OSS refers, अब इससे आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। OSS refers to open source software which refers to software whose source code is available to customers and it can be modified and redistributed without any limitation. And OSS may come free of cost or with a payment of nominal charges. Note this line that its developers may charge in the name of development support of software. अच्छे से समझ में आया, वही लाइन जो मैंने समझाई कि यहाँ पे सोर्स कोड आपको मिल जाता है अवेलेबल, या तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है या यहाँ पे आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस भी पे करने होते हैं। इन सोर्स कोड को या फिर इन सॉफ्टवेयर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो बिना कोई लिमिटेशन के। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज OSS। अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, राइट। और ये चीज में आके कंफ्यूजन यदि हुआ तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके आओगे, और ये क्वेश्चन आपसे MCQs में तो पूछे ही जाते हैं 100%। अब यहाँ पे डिफरेंस भी बन सकता है ना, तो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। फ्लॉस क्या हुए, इट रिफर्स टू फ्री लिब्रे और लिब्रे ओपन सोर्स कोड और टू फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। द टर्म फ्लॉस इज यूज्ड टू रिफर टू अ सॉफ्टवेयर विच इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एज वेल एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। हियर द वर्ड्स लिब्रे is a Spanish word and libre is a Portuguese word mean freedom। ये जो L वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे, ये फ्रीडम को डिनोट कर रहा है। जो 4 फ्रीडम हमने फ्री सॉफ्टवेयर की देखी थी, है ना, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के यहाँ पे ये फ्लॉज बनाया गया है, राइट। तो रन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, राइट। वो सारी चीजें यहाँ पे आपके फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको मिलती है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। अब GNU क्या हुआ, GNU का मतलब होता है GNUs नॉट यूनिक्स। मतलब बहुत ध्यान से समझना, ये GNU एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें G का फुल फॉर्म पूरा GNU ही है, ओके। फिर इसके बाद N का फुल फॉर्म आएगा आपका नॉट और U का आएगा यूनिक्स। इसकी भी कहानी है जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है डिटेल में जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, राइट। इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको कि पहले जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, उस टाइम पे वो पेड था, मतलब आपको पेमेंट करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना होता था। तो कुछ पर्सन्स उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो रिचर्ड एम स्टलमन ने, जिन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए आपको, ठीक है, वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो उन्होंने क्या किया कि इस GNU ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो यूनिक सॉफ्टवेयर मिल रहा था, जो पेड था, उन्होंने कुछ फ्री सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए लेकर आए, ठीक है, ताकि वो फ्री सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यूजर्स अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उनको यूज कर सकते हैं, राइट।
राइट। तो GNU refers to GNUs not Unix, वो सॉफ्टवेयर जो यूनिक्स नहीं है। GNU प्रोजेक्ट एम्फेसाइजेस ऑन फ्रीडम, बेसिकली ये फ्रीडम पर एम्फेसाइजेस किया था इन सारे प्रोजेक्ट्स में, इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे। सो द GNU प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय रिचर्ड एम स्टैलमन विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। उनको ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे उनको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना है जो कि फ्रीली अवेलेबल हो सके और सारी फ्रीडम हो सॉफ्टवेयर में, आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो उसको, ठीक है, उसको रन कर सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो इन फ्रीडम को ध्यान में रख के रिचर्ड एम स्टैलमन ने GNU प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। GNU नॉट यूनिक्स, मतलब यहाँ पे उन्होंने लाइनक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर को अवेलेबल हुए। सो विद टाइम GNU प्रोजेक्ट एक्सपांडेड एंड नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम। जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था तब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक था, ठीक है, लेकिन आज की यदि बात करें तो ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। आपको आज मार्केट में इतने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, सॉफ्टवेयर्स तो ठीक है, आपको ऐसे GNU जैसे इतने ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे जो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करेंगे, ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। बात कर ले हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की या कोई वेब ब्राउजर्स की, आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट विद ओपन सोर्स कोड मिल सकते हैं, जिनके एग्जांपल्स भी अभी हमने देखे, मोजिला फायरफॉक्स देखा, MySQL देखा, OpenOffice.org की बात कर लें हम, राइट। Now it is offers a wide range of software including applications apart from operating system. So GNU का यदि साइन देखोगे आप, आइकन तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट। नाउ FSF, ये अनदर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। FSF is Free Software Foundation. It is a non-profit organization created for the purpose of supporting free software movement. अगेन इसका पर्पस था कि यूजर्स को, कस्टमर्स को फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएं। रिचर्ड स्टैलमन फाउंडेड FSF इन 1985। GNU के बाद उन्होंने 1985 में क्या किया, एक FSF फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसमें क्या किया गया, जिसमें सॉफ्टवेयर्स को यूजर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट या विदाउट रेस्ट्रिक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए, राइट। Nowadays it also works on legal and structural issues for free software community. Clear? इसका भी आइकन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लें अब OSI, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। देखो भाई, ये जो हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं इनके फुल फॉर्म्स याद कर लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। OSI का मतलब है आपका ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डेडिकेटेड टू कॉज ऑफ प्रमोटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन ओपन की गई थी। किसने? ब्रूस पर्न्स एंड एरिक्स रेमंड ने वेयर द फाउंडर्स ऑफ OSI that was founded in February 1998. GNU, FSF, then OSI. देख रहे हो आप, GNU के बाद लाइन से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे, ऐसे फाउंडेशंस थे जिन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड किए, जो कि जिनका सोर्स कोड आपको फ्री में मिला। सो ब्रूस पेरेंट्स एंड एरिक्स रेमंड ने इस OSI के फाउंडर्स हैं ये, जिन्होंने फरवरी 1998 में इसे फाउंड किया था और यहाँ पे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड किए थे। दे स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रॉपरली डिफाइंस द टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जहाँ आपको प्रॉपरली सारे टर्म्स और स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की गई थी। दे डजंट जस्ट mean access the source code, the distribution terms of open source must comply with the open source definition by OSI, right? जिसमें आपको अगेन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के दिख रहे हैं जो आपको OSI के थ्रू प्रोवाइड किए गए। क्लियर? नाउ फ्रीवेयर। अब देखो ये एक नेक्स्ट टर्म है, राइट? हमने अभी तक फ्री सॉफ्टवेयर देख लिया, ओपन सोर्स देख लिया। फ्री ओपन सोर्स, फ्री सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, ओपन सोर्स समझ में आ गया, फ्री ओपन सोर्स भी समझ में आ गया, जिसे हमने FOSS के कैटेगरी में या फ्लॉस बोला, राइट? अब फ्रीवेयर क्या हुआ? कंफ्यूज मत होना, फिर से बता रही हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर जहां पे आपने 4 फ्रीडम्स के बारे में जाना था, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है, फ्री सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड नहीं मिलता है। फिर आए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जहां पे आपको सोर्स कोड मिला, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं, जनरली नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने पड़ जाते हैं। फिर आते हैं FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं और इनका सोर्स कोड भी मिलता है। यहाँ सोर्स कोड नहीं मिलता है, यहाँ सोर्स कोड मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्री में भी मिल जाते हैं और सोर्स कोड भी मिल जाता है। समझ में आ गई बात? ओके, डन। अब आ गए हम फ्रीवेयर पे, ये ध्यान से समझना। द टर्म फ्रीवेयर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर्स, ये भी सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज होता है, विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रीवेयर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो सॉफ्टवेयर मिलते ही हैं, विच अलाउज कॉपिंग
एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपी भी कर सकते हो आप, शेयर भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट नॉट मॉडिफिकेशंस एंड हु सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस हो गया, फ्री सॉफ्टवेयर जैसा ही हुआ, ठीक है, कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो, है ना, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसका सोर्स कोड ही नहीं मिलता है आपको। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, लेकिन इनका सोर्स कोड आपको नहीं मिलता, आप इसको कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। सो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और अ फ्री सॉफ्टवेयर। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बाइनरी फॉर्म, रेडी टू रन विदाउट एनी लाइसेंसिंग फी। बिना लाइसेंसिंग फी के आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ये आपको बाइनरी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब रेडी टू रन वाला जो फॉर्म होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0-1 के फॉर्मेट में। In some instances, the right to use the software is limited in certain types of users, for instance, for private and non-commercial purposes. कुछ private और non-commercial जो आपके organizations होती हैं, वो इन टाइप के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए लिमिटेड होता है, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइनरी फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ओके, वन एग्जाम्पल इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विच इज मेड अवेलेबल एज अ फ्रीवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज का भी नाम आपने सुना होगा, राइट, जो विंडोज 10 के लिए है। सो ये जो सॉफ्टवेयर हैं आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीग्राम वगैरह, ये सब आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। एग्जांपल्स के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। नाउ W3C, W3C का भी नाम सुना है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर बेस्ड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। टीम बर्नर्स-ली ने बेसिकली WWW को फाउंड किया था, उससे डिज़ाइन किया था, जिसमें कहीं ना कहीं हम इंटरनेट पर जितनी भी सर्विसेज है, सर्वर पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो सब एक्चुअली WWW ही कहलाता है, मतलब सर्वर ही कह सकते हो आप। सो वो कॉन्सोर्टियम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। The W3C was created in October 1994 to lead the World Wide Web to its full potential by developing common protocols that promote its evolution and ensure its interoperability. Right? समझ में आ गया अच्छे से W3C organization के बारे में भी. Now proprietary software. This is another type of software. अब कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अभी तक तो हमने सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स की बात कर ली, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पेड होते हैं, जो आपको परचेस ही करने होते हैं, तभी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो, बिना परचेस किए आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो वो कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके आ जाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन और नॉर फ्रीली अवेलेबल, जो ना तो ओपन सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करते हैं और ना ही फ्रीली होते हैं। मतलब कि ये टोटल अपोजिट है जितने सॉफ्टवेयर्स अभी हमने देखे। अभी हमने फ्री सॉफ्टवेयर देखा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखा, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखा, फ्रीवेयर देखा, ठीक है। इन चारों सॉफ्टवेयर्स के अपोजिट ये सॉफ्टवेयर होता है जो ना तो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करता है और जो ना ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको पेमेंट भी करना होता है और इट इज यूज इज रेगुलेटेड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज आइदर फॉरबिडन। सो यहाँ पे यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और यदि आप इसको मॉडिफाई करना चाहते भी हो तो आपको इसके जो वेंडर होता है, जो सप्लायर होता है, जो आपको सप्लाई करता है सॉफ्टवेयर, उससे आपको परमिशन लेनी होती है, स्पेशल परमिशन टू मॉडिफाई दिस। सो सोर्स कोड ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली नॉट अवेलेबल, सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा, विंडोज 7 की बात कर लें हम, ठीक है, एंड्रॉइड जो वगैरह आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सब पैड होते हैं, राइट। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का भी नाम सुना होगा ना। ये क्या होते हैं, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है। ये आपकी दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब हम बात कर लें फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दोनों की कैटेगरी में ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, दोनों का सुख आपको देते हैं। मतलब हम बात कर लें शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए तो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूज करके देखो, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए आपके पास फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बट जैसे ही आपका वो फ्री वाला टाइम पीरियड ओवर हो जाता है देन आपको फिर उस सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करना होता है। आप इन सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हो, आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन इनका भी सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होता है। सो शेयरवेयर इज सॉफ्टवेयर विच इज मेड अवेलेबल विद द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, बट इट इज स्टिपुलेटेड दैट इफ वन इंटेंड्स टू यूज द सॉफ्टवेयर often after a certain period of time then a licensor should be paid। समझ में आ गई बात। शेयरवेयर इज नॉट द सेम थिंग एज फ्री एंड ओपन सोर्स।
फॉर रीजंस 1, सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर नॉट अलाउड। क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स में मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो और ना ही इनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है। Clear? So the objective of shareware is to make the software available to try for as many users as possible. ट्राई के लिए आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड किए जाते हैं। आप चाहते हो कि आपने कोई सा गेम डाउनलोड किया या आपने कोई सा गेम परचेज करना है आपको, ठीक है, कोई अच्छा सा, ठीक है, तो क्या करोगे, आपको वो पहले इंटरनेट पे कुछ ट्रायल पीरियड के लिए मिल रहा है, तो ट्रायल पीरियड में आप जनरली उसको ट्राई करके देखोगे कैसा गेम है, क्या है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे, राइट। जब उसका ट्रायल पीरियड ओवर हो जाएगा तब आपको उस गेम को परचेज करना पड़ेगा यदि आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो तो। सो दिस इज डन in order to increase prospective users to pay for the software. The software is distributed in binary form and often includes a built-in timed mechanism which is usually limits functionality after a trial period of usually 1 to 3 months. जो ट्रायल पीरियड होता है वो या तो 1 हफ्ता होता है, 2 दिन होता है, या 1 महीना या 3 महीने तक होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, जिसकी बात कर रहे हैं हम शेयरवेयर की, राइट। और इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म होता है वो बाइनरी फॉर्म में ही होता है, मतलब यदि आप कॉपी करते हो, शेयर करते हो तो बाइनरी फॉर्मेट में ही ये सॉफ्टवेयर्स आपके शेयर होते हैं। सो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या हुए, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं आपको, एक ट्रायल पीरियड के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसके बाद आपको इसके लिए पेमेंट करना होता है ट्रायल पीरियड के बाद। दूसरा, इनका सोर्स कोड भी आपको नहीं मिलता है, सो यू कांट मॉडिफाई दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सो हमने इन ऑल यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा है, इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है सो इस स्लाइड से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब हम समझेंगे इस स्लाइड को। सो फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इतने टाइप के सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़ लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो समझ लो, ताकि डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद हो जाए। फ्री सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, ये आपको 4 फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम 0 रन कर सकते हो आप इन सॉफ्टवेयर्स को, फ्रीडम 1 स्टडी कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स को, फ्रीडम 2 इन सॉफ्टवेयर्स को आप शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इन सॉफ्टवेयर्स को आप इंप्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर लें फ्लॉज, दैट इज ओपन, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, और करके मतलब इन सॉफ्टवेयर्स जो ओपन सोर्स आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनको थोड़ी नॉमिनल फी पे भी आपको परचेज करना पड़ जाता है, ठीक है। कॉपी कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इनका सोर्स कोड, ये सर्कल बना रही हो ना, ध्यान रखना, इनका सोर्स कोड आपको मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप इन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना सोर्स कोड आपको इसी में ही मिलता है, बाकी किसी सॉफ्टवेयर में आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट इनका सोर्स कोड नहीं मिलता है आपको, ठीक है। जो सोर्स कोड होता है जो आपको ओएसएस में मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर पे आ जाओ, ये आपको मिलते हैं फ्री लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ट्राई फ्री देन पे, देन उसके बाद आपको इनको पे करना होता है, इनका भी सोर्स कोड आपको नहीं मिलता है। क्लियर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे आ जाओ, नाइदर फ्री नॉर ओपन, ना तो ये फ्री मिलते हैं और ना इनका सोर्स कोड आपको मिलता है। टेक स्पेशल परमिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन, यदि इन सॉफ्टवेयर को आपको शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या इनमें चेंजेस करना होते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के यदि एग्जांपल्स की बात कर लें तो यहाँ एमएस ऑफिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जिन्हें आपको परचेज करना पड़ता है, जिनकी लाइसेंस की आपको लेनी होती है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो स्पेशल गेम्स वगैरह होते हैं जो स्टूडेंट्स खेलते हैं, ठीक है, जो प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाते हैं, काफ़ी आपको इंटरनेट पर भी मिलते हैं, ठीक है, वो हो गए। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में हमने देखा व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह, आपके स्काइप वगैरह फ्रीवेयर में आ जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी यदि हम देख लें या फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं सारे वो सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड मिल जाते हैं, जैसे पाइथन, माइएसक्यूएल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स, राइट। तो सबके एग्जांपल्स भी मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पे बता दिए, और इस पर्टिकुलर स्लाइड को अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो। यदि ये समझ लिया तो आप सारे सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ जाओगे और कभी लाइफ में आप इन सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आगे जब आप आगे जाओगे 11th-12th में यदि आप कंप्यूटर्स को कंटिन्यू करते हो, है ना, सो ये चीज़ आपको दोबारा पढ़नी और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, राइट स्टूडेंट्स। सो ये वन शॉट सिर्फ एक वन शॉट की तरह मत पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ से प्रोवाइड हो रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट, सो अब हम डिस्कस करेंगे लाइसेंसेज एंड डोमेन ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। मतलब अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे जो सॉफ्टवेयर अभी हमने देखे उन सभी सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंसेस के बारे में कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उनमें क्या चेंजेस है, कितने टाइप्स के होते हैं जनरली। सो अ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस इज अ डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेसिकली होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है
दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जिस भी सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हो सो उसमें एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जिसे हम लाइसेंस कहते हैं, जिसमें सारी गाइडलाइंस वगैरह लिखी होती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी बातें लिखी होती है, टर्म्स कंडीशंस वगैरह सारी चीज इंक्लूडेड होती हैं। सो सॉफ्टवेयर लाइसेंस टिपिकली आर आइदर प्रोप्राइटरी, फ्री और ओपन सोर्स। सॉफ्टवेयर लाइसेंस सभी के लिए होता है, सभी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए, जो अभी हमने देखा, चाहे सॉफ्टवेयर आपका फ्री हो, ओपन सोर्स हो, प्रोप्राइटरी हो। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बीइंग द टर्म्स अंडर विच यूजर में रीडिस्ट्रीब्यूट और कॉपी द सॉफ्टवेयर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और यूज। जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो लाइसेंस में होती है वो ये कि सॉफ्टवेयर को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फ्यूचर यूज में आप उसमें डेवलपमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सारी बेसिकली लाइंस उसमें टर्म्स वगैरह कंडीशंस वगैरह लिखी रहती है सॉफ्टवेयर लाइसेंस में। सो ओपन सोर्स लाइसेंसेस आर लाइसेंसेस that comply with the open source. They allow software to be freely used, modified and share. ठीक है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की यदि बात करें तो उसमें फ्रीली आप कैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सो बेसिकली यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है, या फिर आपसे कुछ लाइंस या कुछ पॉइंट्स राइट शॉर्ट नोट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में, तो आप ये लिखकर इजीली आ सकते हो। लाइक सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स कंडीशंस आर इंक्लूडेड रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेस्ड। आप शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उसका सोर्स कोड है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ये सारी टर्म्स कंडीशंस वगैरह उसमें लिखी होती हैं। अब कितने टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस होते हैं? सो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं GNU, दैट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, याद रखना, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट GPL। GPL का क्या फुल फॉर्म है? GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, फुल फॉर्म याद रख लेना। इट ग्रांट्स एंड गारंटीज अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू डेवलपर्स हु वर्क ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। वो डेवलपर्स या वो डिजाइनर्स या हम बोल सकते हैं यूजर्स जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, उन्हें गारंटी और उन्हें परमिशन ग्रांट करता है ये वाला लाइसेंस, ठीक है। बेसिकली इट अलाउज यूजर्स टू लीगली कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। दिस मीन्स विद GPL अ यूजर कैन, GPL लाइसेंस के थ्रू यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पे यूजर को अलाउ किया जाता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसे आप लीगली कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जस्ट बिकॉज सोर्स कोड आपको फ्रीली मिल रहा है। सो आप क्या क्या कर सकते हो इस लाइसेंस की मदद से? आप सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को चार्ज कर सकते हो यदि उसमें कुछ नॉमिनल फी है तो, मेक वॉट एवर मॉडिफिकेशंस, जो भी मॉडिफिकेशंस आपको लगते हैं, जो आप चाहते हैं उसको कस्टमाइज करना कर सकते हो। एग्जांपल्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर लाइसेंस के, GPL लाइसेंस के? लिनक्स, माइस्क्यूएल, वर्डप्रेस एक्सेट्रा, जो अभी हमने सॉफ्टवेयर्स देखे। सो कुल मिला के जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, वो यदि आप एक्सेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये लाइसेंस मिलता है, GPL लाइसेंस, राइट? क्लियर हुआ? नेक्स्ट GNU लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPL अभी हमने देखा जनरल पब्लिक लाइसेंस। लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस का क्या मतलब हुआ? ये जो लेजर वर्ड आपको दिख रहा है ना, यही इसका मतलब है, यही इसको बताता है कि यहाँ पर आपको कुछ कम राइट्स मिलते हैं। इट ऑफर्स लेजर राइट्स टू वर्क देन द स्टैंडर्ड GPL लाइसेंस। जो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट, वो स्टैंडर्ड GPL लाइसेंस था, जहाँ पे आपको फुल परमिशन और सारी चीजें, सारे राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन यदि लेजर GPL लाइसेंस का आप यूज करते हो सो यहाँ पे आपको लेजर राइट्स मिलते हैं। इट इज यूज्ड टू लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोथ फ्री एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर्स के लिए होता है, ये जो लाइसेंस है दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर्स के, आइदर फ्री और proprietary software. The LGPL and GPL license differ with one major exception. एक ही major exception है दोनों के बीच में जो differ करता है, that the requirement of LGPL that you have to release software extension in OpenGPL has been removed. This is the major difference. Mostly LGPL is used by libraries. जो LGPL है वो basically जो software libraries होती है ना उन्हीं के लिए use किया जाता है. It is also called GNU libraries, इसीलिए इसको हम GNU libraries भी कहते हैं. Okay, this is formally called library GPL. So software की जो libraries वगैरह होती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप यूज करते हो तो वो बेसिकली आपको जो लाइसेंस मिलता है वो LGPL के फॉर्मेट में ही मिलता है. यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस है. थर्ड BSD लाइसेंस. अब BSD का क्या मतलब हुआ? बर्कले सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फुल फॉर्म है. भाई फुल फॉर्म फिर से बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. This software license represent a family of permissive free software licenses that have fewer restrictions on distribution compared to other free software licenses such as GNU General Public License. ये अनदर टाइप का लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस. इसका फुल फॉर्म है बर्कले, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ इसको डेवलप किया गया था.
है ना। दिस लाइसेंस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज। यहाँ भी आपको फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज से रिलेटेड परमिशंस मिल जाती है इस लाइसेंस में, और कुछ फीवर रेस्ट्रिक्शंस के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलता है, आप सॉफ्टवेयर को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, किसके साथ, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के साथ। सो इसका जो इसमें जो सॉफ्टवेयर आते हैं आपके ओपन नेट BSD, ड्राइव-इन, है ना, फ्री BSD, ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। MIT लाइसेंस, MIT लाइसेंस का क्या मतलब हुआ, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इस टाइप के लाइसेंस को डेवलप किया गया था। दिस इज शॉर्टेस्ट एंड प्रोबेबली ब्रॉडकास्ट फॉर ऑल पॉपुलर ओपन सोर्स लाइसेंस। शॉर्टेस्ट है लेकिन ब्रॉडकास्ट है, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इस पर्टिकुलर लाइसेंस के थ्रू आपको मिल जाते हैं। इट्स टर्म्स आर वेरी लूज एंड मोर परमिसिव देन मोस्ट अदर लाइसेंसेस। MIT लाइसेंस वाज फर्स्ट रिटन फॉर एक्स विंडोज सिस्टम, सबसे पहले ये किस सिस्टम के लिए लिखा गया था, एक्स विंडोज के लिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल यदि बात करना तो एक्सपेक्ट पुटी, मोनो डेवलपमेंट, रूबी एंड रेल्स, ट्विस्टेड, इन सॉफ्टवेयर्स के लिए आप देखोगे इस लाइसेंस को। क्लियर, इसका जो मोनो है या जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सो ये डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस हैं जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को फ्री या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको इतने टाइप के लाइसेंसेस मिलेंगे। सो बेसिक प्रोविजन यदि देखा जाए MIT लाइसेंस का, सो दे कैन यूज, कॉपी एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर हाउएवर यू वांट। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यू कैन गिव द सॉफ्टवेयर अवे फॉर फ्री और सेल इट। इवन आप यहाँ पर फ्रीली भी एक्सेस कर सकते हो या सेल भी कर सकते हो। यू हैव नो रेस्ट्रिक्शन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। आप कैसे सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज टू बी अकम्पेन्ड बाय द लाइसेंस एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होता है ना उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यहाँ पर। बाकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको क्या करना है, यूज करना है, मॉडिफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे रिलेटेड कोई लिमिटेशन या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओके। फिफ्थ टाइप, अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस का इस तरीके का आइकन होता है, ये भी आपने देखा होगा। द अपाचे लाइसेंस ग्रांट्स अ नंबर ऑफ राइट्स टू यूजर्स। यहाँ पे यूजर्स को नंबर ऑफ राइट्स मिलते हैं। दे कैन बी अप्लाइड टू बोथ कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या ऑफर करता है अपाचे लाइसेंस कि राइट्स आर परपेचुअल, राइट्स आर वर्ल्ड वाइड, है ना, डिफरेंट राइट्स हैं। परपेचुअल का मतलब क्या हुआ, वंस राइट्स ग्रांटेड, यदि एक बार आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉर एवर। ये परपेचुअल का मतलब हुआ। वर्ल्ड वाइड का क्या मतलब हुआ, इफ द राइट्स आर ग्रांटेड इन वन कंट्री देन दे आर ग्रांटेड इन ऑल कंट्रीज, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट्स आर ग्रांटेड फॉर नो फी। यहाँ पे जो राइट्स मिल रहे हैं आपको इस लाइसेंस से रिलेटेड, उसके लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी है, ठीक है। नो फी यू कैन पे हियर। राइट्स आर नॉन एक्सक्लूसिव, you are not the sole licenses, others can also use the license word। आप ऐसा मत सोचो कि आपने लिया है, आपने एक्सेस किया है तो आप ही हो उसके ऑनर, अदर्स भी इसको यूज कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। राइट्स आर इरिवोकेबल, नो वन कैन टेक दिस राइट्स अवे वंस दे आर ग्रांटेड। यदि एक बार मिल गए तो आप उसको नहीं लेके जा सकते हो दूर उन राइट्स को। ओके, सो दिस आर द राइट्स जो अपाचे लाइसेंस के थ्रू आपको मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये कुछ 5 टाइप के हमने लाइसेंस देखे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बता रही हूँ मैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। स्पेसिफिकली इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लेना, और इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल में तो आपको विकिपीडिया पे बहुत भरमार मिल जानी है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके कोर्स टर्म से रिलेटेड है। इनफैक्ट ये आपसे पूछे भी जाएंगे तो आपसे राइट शॉर्ट नोट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। स्पेसिफिकली अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है तो ये फुल फॉर्म्स में ही पूछे गए हैं, 1 वर्ड्स में, एमसीक्यूज में ही आपसे पूछे गए हैं, ओके, पेपर में। नाउ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो अभी तक हमने देखा, जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी ना, जिसमें आपके फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स थे, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स थे, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स थे, वो सब आपके पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, और सिर्फ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपका इधर आता है। तो बेसिकली पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। इसमें आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और शेयरवेयर। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, जो आपको फ्रीली सारी चीज़ें मिल देते हैं। फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, उसका लाइसेंस ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दे आर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स। बट वो सॉफ्टवेयर्स जो ना ही आपको फ्री मिलते हैं और ना ही आप उनका सोर्स कोड मिलता है आपको, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी डिफरेंस में पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन आपको डिफरेंस में फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे भी आ सकता है। फ्रीवेयर, शेयरवेयर
ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सॉफ्टवेयर वाले जो क्वेश्चन है वो अधिकतर मैंने क्वेश्चन पेपर में भी देखे हैं और 100% ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो सैम्पल पेपर भी हमने देखा है, उसमें भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा है, राइट। सो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, बिना रिस्ट्रिक्शंस के आप इनको यूज करते हो। द टर्म पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज ऑफन यूज्ड incorrectly to include freeware, free software that is nevertheless copyrighted. Public domain software is by its very nature outside the scope of copyright and licensing. इनसे outside है, right? यहाँ पे आ जाओ proprietary पर. On the contrary, there is a proprietary software which is neither free nor available for public. There is a proper license attached to it. User has to buy the license and order to use it. आगे ये बात समझिए, जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे लाइसेंस वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, कोई कॉपीराइटेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आप डायरेक्टली यूज़ करो। बट यहाँ पे कॉपीराइट, लाइसेंस, सारी चीज़ें होती हैं, राइट। प्रॉपर आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? इनके एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे लिख कर आ सकते हो, ठीक है। ये आपका डिफरेंस से क्वेश्चन बनता है। नाउ अभी जितने भी हमने लाइसेंसेस देखे हैं, उन लाइसेंसेस को इस पर्टिकुलर फिगर के थ्रू आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखो कितने टाइप के लाइसेंसेस हैं और कैसे रेस्ट्रिक्टिवनेस बढ़ती चली जा रही है। यदि हम यहाँ बात कर लें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर से, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का आपका पब्लिक डोमेन लाइसेंस मिलता है। सो एनीवन इज फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कम रेस्ट्रिक्शन, मतलब हम बोले यहाँ तो रेस्ट्रिक्शंस होते ही नहीं है। आप फ्रीली यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर यदि हम लेजर जीपीएल पे आए, जनरल पब्लिक लाइसेंस पर, यहाँ पे आपके जीपीएल भी आ जाते हैं लाइसेंसेस सारे। लेकिन जब आप एलजीपीएल पे आते हो, लेजर पे, तो कुछ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। यू कैन लिंक टू ओपन सोर्स लाइब्रेरीज विद इन योर ओन सॉफ्टवेयर। आप अपने सॉफ्टवेयर में इन लाइसेंसेस के थ्रू, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइब्रेरीज को लिंक कर सकते हो, है ना। रिजल्टिंग कोड कैन बी लाइसेंस्ड अंडर एनी टाइप ऑफ लाइसेंस, राइट। यहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस मिला। लेजर आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे राइट्स मिलते हैं, यहाँ आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो आप, तो परमिसिव टाइप के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। फ्यू रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ कुछ और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं। और रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफिकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे परमिसिव टाइप के हमने देखे, अभी MIT देखा और BSD वाले जो लाइसेंस देखे, वो परमिसिव की कैटेगरी में आते हैं। आगे आओ, कॉपी लेफ्ट आते हैं, ये रेस्ट्रिक्टिव होती हैं, रेसिप्रोकल लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। देन सबसे ज्यादा जो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव होते हैं वो होते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कॉपी करना, मॉडिफाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इनएलिजिबल होता है, आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर्स को। सो ये जो आपको दिख रहा है ना इमेज, ये आपको काफी कुछ क्लियर कर रहा होगा। जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वो सारी चीज आपको यहाँ मिल जाएगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, राइट। नाउ अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। एथिक्स, साइबर एथिक्स जो चैप्टर है, जिसमें हमने कुछ एथिक्स देखे, एथिकल इश्यूज डिस्कस किए, वो भी क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गए। ये चैप्टर आपका 3 पार्ट में था, एथिकल इश्यूज, सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर्स, एंड थर्ड इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने बताया कि हम इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन, कहीं किसी की भी कोने की इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से चुटकियों में मिल जाती है। जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है, गूगल पे सर्च करो, सब चीज़ें अवेलेबल है। एक क्या, एक से रिलेटेड 10 चीज़ें, 100 चीज़ें अवेलेबल है, राइट। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम डिजिटल डिवाइड को भी देख रहे हैं, जहां आपको पूरी फ्रीडम है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की। वहीं आज भी कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कहीं कुछ ऐसी जगह हैं, कस्बे हैं, गाँव हैं, जहाँ पर डिजिटल डिवाइड जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब लोग वहाँ के, या तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर लिटरेट नहीं है, ठीक है, या उन्हें जो आपके डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, है ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, इस वजह से वो दूर हैं डिजिटल दुनिया से, या डिजिटल इंडिया जो अभी जो मुहिम चली है, राइट। सो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिफर्स टू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। यदि हम बात कर लें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की, सो इसका क्या मतलब हुआ? इट रिफर्स टू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, सभी का हक है कि वो उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल डिवाइड, A digital divide is an economic and social inequality. डिजिटल डिवाइड को आप क्या बोलोगे? एक इनइक्वालिटी समझ सकते हो, वो भी कैसे? सोशल और इकोनॉमिक, with regard to access to use of impact of information and communication technology। किसकी इनइक्वालिटी? कि आज भी कुछ ऐसी जगह या कुछ ऐसे लोग हैं जो ICT से दूर हैं,
है ना। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उन तक नहीं पहुंच पाई, उसके कुछ रीजंस हैं जो अब हम यहाँ देखेंगे। सो यदि एग्जाम में आता है फ्रीडम ऑफ राइट्स इंफॉर्मेशन क्या होता है, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आप लिखकर आ सकते हो। क्लियर? Now, in India too, we see digital divide across states and between urban and rural areas. Obvious, ये digital divide आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अर्बन और रूरल एरियाज में। भाई अर्बन एरियाज में तो सभी लिटरेट है, सभी टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं। जो कम पढ़ा लिखा है वो भी आजकल मोबाइल फोन को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, राइट। इवन वर्क फ्रॉम होम जैसी फैसिलिटीज भी आपने यहाँ पर देखी है ना। सो द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया इज रिपोर्टेड टू बी अराउंड 749 मिलियन इन 2020। यदि 2020 की बात करें 749 मिलियन के अराउंड थे यूजर्स। आज की यदि बात करें 2023 में हम जी रहे हैं, तो सोचो आप कहाँ पहुंच गया होगा ये रेशो, राइट। सो हाउएवर बिलियन ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। However, internet penetration in urban areas is around 65% but is around 25% in rural areas। यदि अर्बन एरियाज की बात कर लें तो इंटरनेट पेंट्रेशन जो है वो 65% अर्बन एरियाज में, हम 100% बोल लें, ठीक है। लेकिन रूरल एरियाज में आज भी 21% या हम बोलें कि 50% के नियर अबाउट है। क्यों है ऐसा? अ क्लियर कट एग्जाम्पल इज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। देयर हैव बीन मल्टीपल रीजंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट, और इसके कुछ रीजंस है डिजिटल डिवाइड के जो अब हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिजिटल डिवाइड, अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझना। CBSE का सैम्पल पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल पूछा जाता है, ठीक है। रीजंस क्या हैं, क्यों हैं, कैसे अवॉइड करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जनरली। सो 2 मेजर रीजंस ऑफ डिजिटल डिवाइड आर, फर्स्ट टेक्नोलॉजी रीच, जो मैंने बताया टेक्नोलॉजी अभी तक उन रूरल एरियाज में उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, तो वो डिजिटल डिवाइड के से प्रेरित है, हम बोल सकते हैं, राइट। सो रीच ऑफ मोबाइल्स हैव ईज्ड इट टू अ लॉट, yet the installation of power lines, mobile towers and proper telecommunication technologies 3G, 4G, 5G are the prominent reasons behind the digital divide in India। मतलब हम यहाँ पे बात कर लें कि आज भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं है, ठीक है, उनको मोबाइल फोन्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं अवेयर ही नहीं है। 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है भाई, उसमें हम जी रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं वो इन्हीं चीज़ों से अभी तक अवेयर नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं क्या है, रीज़न है ना डिजिटल डिवाइड का। With the reach of the latest technologies in rural areas, the digital divide will surely lessen the gap between the urban and the rural areas। So यही जो गैप है इसे ही कम करना है। यदि ये गैप कम हुआ तो हम बोलेंगे कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। जो मेन मोदी जी ने उनका जो टारगेट है यही है कि भाई हर एक पर्सन पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC, इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजी, इनसे अवेयर होना चाहिए। जो वेब सर्विसेज हैं उन्हें वो एक्सेस कर पाए, राइट, सबसे मेन पॉइंट। सो ये हो गया एक तो चीज़। दूसरी चीज़ हम देखें यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है? द रेट ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज़ फार लेस इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। विद द डिजिटल लिटरेसी देयर वुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूजर्स एंड हेंस बेटर रेट्स इन डिजिटल डिवाइड। डिजिटल लिटरेसी मतलब उन्हें इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब सर्विसेज, मोबाइल फोन्स को किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से उनको सारी काम करना है, डिजिटली कैसे डेटा को मेंटेन करना है, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC के बारे में नॉलेज होना, इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं अभी वो अनअवेयर हैं, चाहे उन्हें डिवाइस नहीं मिल रहे हैं या प्रॉपर लिटरेट नहीं है। यही कुछ रीजंस इसके हो सकते हैं, राइट। अब आज की यदि हम बात कर लें तो आज कुछ ही ऐसे एरिया है, मतलब हम बात करें 100% में से 20% हमें ये चीज़ें डिजिटल डिवाइड जैसी चीज़ मिलेगी, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आजकल रूरल एरियाज़ के जो पीपल है वो अर्बन एरियाज से ज़्यादा एडवांस हैं। ये हम नोटिस करते हैं, देखते हैं ना भाई, गांव के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा एडवांस होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से पता होती है, कहीं ना कहीं शहर में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, किस तरीके से क्या, न्यूज़ ज़्यादा रखते हैं, राइट। बट कुछ हम बोल सकते हैं 20% आज ऐसे हैं पर्सनस भी जिनको टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती है या वो लिटरेट नहीं होते हैं, वो शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है भाई। जब कोई, वो बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ तो चाहिए होती है, लेकिन साथ में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एजुकेशन है तो आपके अंदर स्किल्स अपने आप डेवलप होते हैं। स्किल्स डेवलप होते हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इन लाइन्स को मानते हो ना। तो डिजिटल डिवाइड के लिए क्या, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो डिजिटल
आपको सारी चीज़ें आना समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आजकल किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, वो या मोबाइल यूज़ नहीं करता है, या उसके काम वो मतलब हमेशा बोले भाई बैंक जा रहे हो आप और बैंक जाके आप मनी विड्रॉ कर रहे हो, मनी डिपॉजिट कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैंक जाके आप सारी चीज़ों को पता कर रहे हो। आप वही काम अपने घर बैठे अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो, है ना। सो देयर इज़ अ बिगर डिफरेंस, आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा। क्लियर। तो इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हर एक बंदे को इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म हुआ है। ये चैप्टर ना सिर्फ एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये आपके जनरल नॉलेज या फिर आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी जनरल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। जितने भी चैप्टर्स आपने अपनी क्लास 10 में पढ़े हैं अभी तक, चाहे हम बात करें चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट, चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट वेब सर्विसेज, HTML, CSS, ये सभी चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। चाहे आप आगे अपने कंप्यूटर में करियर बनाते हो, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ना है। इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स वगैरह। साइबर एथिक्स का चैप्टर 100% आपको पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी कंप्यूटर का कोर्स करो, राइट। सो समझ में आ रही है। यहाँ जो आप चीज़ें समझ रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा वन शॉट रिवीजन। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है आपको यहाँ पे CBSE, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज़ भी। मतलब कि यदि आपको बुक्स और ई बुक्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर आप चाहते हो किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, मतलब आप चाहते हो कि आपको MCQ की बुकलेट मिल जाए, सैम्पल पेपर्स की बुकलेट मिल जाए, या फिर आपको कुछ NCERT सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, लिंक में आप क्लिक करना, आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देना। फिल करने के साथ में जैसे ही आप जो भी सब्जेक्ट की बुक के लिए डिमांड करोगे, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।